देन वेलकम टू माय चैनल एस नॉलेज क्लासेस। तो लेकर आया हूँ मैं आज वीडियो। आपने देख ही लिया होगा कि वीडियो का टाइटल क्या है। देन वीडियो का टाइटल है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। देन यहाँ पर हम देखेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि हिटलर की स्टार्टिंग देखेंगे। हिटलर आया कैसे, हिटलर को सब जानते हैं, एडोल्फ हिटलर सब जानते हैं, पर ये एडोल्फ हिटलर आया कैसे, नाजिज्म बना कैसे, इसके ऊपर आज क्लास 9 का ये चैप्टर है। तो आई होप कि मैं आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझा पाऊंगा। तो ये चैप्टर स्टार्ट होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ कैसे? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टिंग हुआ था यूरोप के कंट्री के बीच में, ऑस्ट्रिया का सर्बिया के साथ, फिर सर्बिया का रशिया का बुलाना, फिर रशिया का यहाँ पर। इसको मैं एक अलग तरीके से बता दूंगा, जिसके अंदर आप देख लेंगे कि टोटली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ कैसे था। इसके ऊपर एक अलग वीडियो मैं बना दूंगा। देन अगर ओवरऑल समझाया जाए, देन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुए थे कि भाई जिस तरीके से लड़ाई होती है ना, तो हम अपने बंदे बुला के लाते हैं, सामने वाला अपना बंदा बुला के लाता है। कुछ उसी तरीके से हुआ था कि यहाँ पर ऑस्ट्रिया अपने व्यक्ति को बुला के लेकर आ रहा है, बंदे को बुला के ला रहा है, वहां से सर्बिया अपने बंदे को बुला के लेकर आ रहा है, और यही सारे लोग अपने देश धीरे धीरे इंक्लूड होने लग गए। जिनमें यहाँ पर ऑस्ट्रिया, सर्बिया, रशिया, इटली, जापान, इंग्लैंड, इन सब की यहीं पर ही जर्मनी की इन्वॉल्वमेंट भी हो जाती है। एंड सब अपने अपने भागदौड़ में लगे हैं, सब अपने अपनी चाहत में लगे हैं कि हाँ भैया हमें थोड़ी सी जमीन मिल जाएगी तो फिर वहां के रिसोर्सेस हमारे हो जाएंगे। देन और कुछ ना हो सके तो हम भैया नेवी में फर्स्ट होना चाहते हैं। देन यहाँ जर्मनी का भी कॉन्सेप्ट ये था कि नेवी में सबसे फर्स्ट यहाँ पर इंग्लैंड चल रही है, देन इंग्लैंड को हटा के नेवी में मैं फर्स्ट आ जाऊं। देन सो ऑन। यहाँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सब इसी तरीके से इन्वॉल्व हुए थे कि सबको अपनी अपनी ख्वाहिशें चाहिए थी। देन हम आगे बढ़ते हैं। देन यहाँ पर देखा जाता है तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यहाँ जर्मनी डिफीट हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। जिस तरीके से बात करते हैं तो एक थोड़ी एंडिंग बता देता हूँ उसकी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की यहाँ पर इन्फ्लुएंस हो चुकी थी अब अमेरिका की। अमेरिका के इन्फ्लुएंस होते ही फाइनली ये वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ही स्टॉप हो चुका था। और फर्स्ट वर्ल्ड स्टॉप होते ही फाइनली यहाँ पर वर्साई की एक ट्रीटी की जाती है, जिसमें फाइनली जर्मनी को एकदम साइडलाइन करके दोषी ठहरा दिया जाता है। और सारे लोग होते हैं ना, जैसे हम प्रिंसिपल रूम में जाते हैं और अगर कोई बंदा नहीं होता, हम सारी गलतियां उसी पे लगा देते हैं कि भाई उसी की गलती थी। तो वही चीज हुई थी कि हाँ भाई उससे जर्मनी की गलती थी, क्योंकि वो नहीं है यहाँ पर प्रेजेंट। तो ऐसा ही हुआ कि जर्मनी पे भी सारे के सारे आरोप लगा दिए गए थे। और फाइनली यहाँ जर्मनी का एक बात तो होगी कि यार उनको बुरा लगेगा, वही सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग बनाती है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसे ही खत्म होता है, जर्मनी को बहुत ज्यादा डाउन कर देते हैं, बहुत ही बेबस कर देते हैं, और उसी के बाद मोनार्की सिस्टम को वापस लाया जाता है। मोनार्की सिस्टम को भी हटाने के बाद आता है वाइमर रिपब्लिक, पर उसको कुछ खास पब्लिक सपोर्ट करती नहीं। जहाँ यहाँ पे जो जर्मन पार्लियामेंट है, वहां पर इसके डिप्टी सी इलेक्टेड होते थे, फिर उसे रिस्टैग कहते थे या फिर पार्लियामेंट। कैसा था तो स्ट्रक्चर यहाँ का फेडरल हुआ करता था। स्ट्रक्चर कैसा था? स्ट्रक्चर यहाँ का फेडरल हुआ करता था। यहाँ पर सभी को राइट्स मिलते थे कि वो वोट डाल सकता है, और यहाँ पर यहाँ तक कि यहाँ पर औरतों तक को वोट देने का अधिकार था। तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम आती है ये कि किसी को भी मेजोरिटी से वोट मिलते ही नहीं है, तो यहाँ पर किसी को भी बहुमत नहीं मिल पाता है, एक पक्ष से कोई जीत नहीं पाता। तो हमेशा कोलाइटेशन या फिर गठबंधन सरकार यहाँ पर बनानी पड़ती है। एक और चीज है आर्टिकल 48। तो आर्टिकल 48 से ये हुआ कि गवर्नमेंट किसी को भी फाइनली इमरजेंसी लगा सकती थी, इम्पोज गवर्नमेंट कभी भी इमरजेंसी लगा सकती थी। इस गवर्नमेंट की जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट कभी भी इमरजेंसी लगा सकता था। और यहाँ तक कि वो सिविल राइट्स को, यहाँ तक कि वो सिविल राइट्स को हटा सकता था। जितने भी सिविल राइट्स किसी को मिलते हैं, फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, वो सारे के सारे हटाए जा सकते थे। और यहाँ पर रूल कर सकते थे, डिक्रीज कर, कोई भी आदेश दिया जा सकता था। यहाँ तक कि यहाँ के खुद की पब्लिक को ही ये फाइनली ये जो चीज जो आपने बनाई है, आपने पार्लियामेंट बनाया है, रिपब्लिक बनाया है, ये पसंद नहीं आ रही है पब्लिक को खुद ही। और वो यहाँ पर तक कि वर्साई की संधि को जो आपने साइन किया है, और इतना सारा चीज जो जर्मनी पे लाद दिया गया है कि वो मिलिट्री नहीं रख सकता है, वो
रिसोर्सेस पे उसका हाथ नहीं जा सकता, वो जितने भी चीजें कमाएगा उस हिसाब से उसको देना भी पड़ेगा, फिर काफी कर्जे चढ़ गए, उस पे तुम साइन भी कर कर आए हो वर्साई पे संधि पर। तो बहुत सारी चीजें थी कि जिस चीजों में पब्लिक खुश नहीं थी, जिसे कि शांति संधि कहा जाता है, पीस ट्रीटी ऑफ वर्साई कहा जाता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो पीस ट्रीटी ऑफ वर्साई असल में उसमें था क्या? जर्मनी ने अपने काफी ओवरसीज जो है वो लॉस कर लिए। 13% टेरिटरी 13% टेरिटरी वो लॉस्ट हुई। 75% ऑफ आयरन लॉस्ट हुआ। 26% ऑफ कोल लॉस हुआ। डीमिलिटराइज मतलब कि आर्मी नहीं रख सकते थे। जो अलाइड है, अलाइड पावर्स जो थी, जो भी उनकी शक्ति उनके साथ जुड़ी हुई थी, तो ऐसे के साथ अलाइड पावर्स के साथ कोई मिलिट्री नहीं रख सकते, डीमिलिटराइज कर दिया गया था। इसके ऊपर से अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और आगे है। देन 6 बिलियन यहाँ पर उनको चुकाने पड़ रहे थे। इसके अलावा अपने जितने बड़े बड़े उसने रिच रिसोर्सेस एरिया होंगे, वहां उनको सारी की सारी चीजें खोनी पड़ी। इसके अलावा राइनलैंड जो है वो भी उनको खोना पड़ा। इस वॉर से, जो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, इस वॉर से फायदा क्या हुआ? कुछ तो नहीं, और इस बात नुकसान ही हुआ। तो नुकसान क्या हुआ? पूरे यूरोप का साइकोलॉजिकली और इकोनॉमिकली, साइकोलॉजिकली क्योंकि वॉर होती है तो पूरा का पूरा बम गिर रहे हैं, लोग यहाँ से, हमारे पूरे की पूरी सेना गई है, तो हमारे जवान यहाँ नहीं है, घर में कोई नहीं है, सारे लोग गए हैं, घर में सिर्फ औरतें और बच्चे बच्चे हैं। आप खुद बताइए, आप खुद सोचिए कितना साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होगा उनके ऊपर, कितना प्रॉब्लम हो रही होगी कि वॉर का चल रहा है, बम धमाके हो रहे हैं, बस यहाँ लोग मर रहे हैं, वहां लोग मर रहे हैं। ठीक है, अभी हालत अभी भी देख रहे होगे तो कितने लोग जगह पे यहाँ पर धमाके हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो वॉर कभी भी अच्छा होता तो है नहीं। तो वॉर पर ही यहाँ पर सबसे पहले ये था कि वॉर के कारण ही साइकोलॉजिकल काफी ट्रॉमा था, और इकोनॉमिकल तो था ही कि उस पे हथियारों पे इतना खर्चे हुए, फिर लोग भी मरे हैं, फिर उसको वापस रिकवर करना है तो बहुत खर्चे हुए। जहां यूरोप कभी किसी को कर्ज दिया करता था, आज खुद उसको पैसे देने पड़ रहे हैं, और वो खुद कर्जे पर है। तो इस हालत पे बन गए थे। तो जो भी वाइमर रिपब्लिक को सपोर्ट करते थे उनको क्रिटिसाइज किया गया। जितने भी यहाँ पर सोल्जर थे उनको नागरिकों से ऊपर रखा जाने लगा। एक अग्रेसिव प्रोपेगेंडा आ गया कि देश का सम्मान बहुत ज्यादा खतरे में है। ठीक है, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, देश का सम्मान बहुत इम्पोर्टेंट है। आई नो कि देश का सम्मान बहुत इम्पोर्टेंट है, पर अगर उसे एक प्रोपेगेंडा के रूप में यूज किया जाए तो फिर बहुत ज्यादा वो एक तरह से इम्पैक्ट बहुत खराब जाता है। तो वो होने लग गया था। पॉलिटिकल रेडिकलिज्म। पॉलिटिकल रेडिकलिज्म का मतलब होता है जब किसी चीज को रूढ़िवादी के रूप में ले लेते हो आप, उस चीज को बड़े कट्टरपंथी की तरह ले लेते हो आप, then उसे हम कहते हैं पॉलिटिकल रेडिकलिज्म। एंड इकोनॉमिकल क्राइसिस, ऑब्वियस बात है जिसके बारे में पूरी तरह से बात करें कि इतना जब धमाका हला, इतना ज्यादा धमाके हुए, इतने युद्ध हुए, इतने लोग मरे हैं, और इतनी सारी चीजें जब तबाह हुई है, तो फाइनली इकोनॉमिक क्राइसिस तो आनी थी। स्पार्टिकस करके है, वहां पर एक थोड़ा टफ वर्ड है। देन स्पार्टिकस करके एक बनी थी, यहाँ पर एक लीग बनी थी, एक कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी। तो एक अचानक से एक टीम का बनना, जैसे कि हम पढ़े थे फ्रेंच रेवोल्यूशन में, हमने पढ़ा था, तो जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में जैकोबिन क्लब्स आए थे और फाइनली एक क्रांति सी आई थी। तो क्रांति आती है, रेवोल्यूशंस आते हैं, मूवमेंट्स आते हैं, मूवमेंट्स आते हैं, तो उसे कुचलना पड़ता है। तो यही वाइमर ने किया था। वाइमर रिपब्लिक्स ने किया क्या था, फ्री कॉर्प्स करके एक आर्मी आती थी, फ्री कॉर्प्स करके एक आर्मी आती थी, उसका यूज किया गया, उसको खरीदा गया, और उसको इस मूवमेंट्स को, इस पार्टी को दबाने के लिए लाया गया। आई होप कि आपको वीडियो जो है अच्छा आपको समझ में आ रहा होगा। सो आप इस पॉइंट्स पे जाइए एंड मैं जो बता रहा हूँ उसको समझिए। अगर कुछ भी यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है देन उसे रिवाइंड कीजिए, दोबारा देखिए
कि कोई प्रॉब्लम आ रही हो, अगर आपको सुनने में लगी हो, वो वर्ड अगर ना समझ में आए तो पॉज़ करके आप उस वर्ड को अच्छे से देखिए। क्योंकि ये देखिए, ये वर्ल्ड हिस्ट्री है, यहाँ पर आपको इंडियन वर्ड्स नहीं दिखेंगे, आपको यहाँ इंडियन वर्ड्स नहीं दिखेंगे, आपको ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। तो जो भी आप कर रहे हो तो इस तरीके से कीजिए कि आपको उस वर्ड्स को सारे जो वर्ड्स है आपके वो क्लियर हो जाए। देन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको मेरे को देखा होगा तो कुछ वर्ड्स में आपको लग रहा होगा मैं कितना जोर दे के उस वर्ड को बोल रहा हूँ, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री है। देन सारे के सारे वर्ड फ्रेंच है, जर्मन है, स्पेनिश है। देन जो भी वर्ड होंगे वो यूरोप के वर्ड्स होंगे, तो ऐसे नहीं है, जो हमारे काफी सिमिलरिटीज में आते हैं। तो आपको इस चीज पर पॉइंट आउट करना है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ उसके स्पेलिंग क्या है, ठीक है। तो स्पेलिंग नोट डाउन कीजिए, ठीक है। साथ में अपने सामने बुक रखिए, कॉपी रखिए और साथ साथ में इसे चलते रहिए। अगर कोई लग रहा है आपको तो वहाँ पॉज कीजिए और ध्यान से इसको पढ़िए। देन वापस आते हैं, ये ज्ञान हो गया, अब थोड़ा वापस आते हैं। 1923 में जर्मनी ने रिफ्यूज कर दिया था अपने वॉर का कंपनसेशन चुकाने के लिए, कि भैया हम कंपनसेशन नहीं चुकाएंगे। इसके बाद फ्रांस जो है उसने अपने आप को जो है ऑक्युपाइड कर दिया, जो इंडस्ट्रियल एरिया उसने फ्रांस ने ले लिया, जिसका नाम रूर था। देन RUHR करके है, प्रोनाउंसिएशन इज रूर। तो उसने फ्रांस ने उसे ऑक्युपाई कर लिया। इसके बाद आ जाता है कि काउंटर किया गया। इसके अलावा जर्मनी ने क्या कर दिया, प्रिंटिंग प्रेस में पैसा निकालने लग गया, एक के बाद एक पैसा छापने लग गए। जब पैसा एक के बाद एक छापने लग गए तो ये इसका काउंटर था। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर वैल्यू बहुत क्लब्स करके, या वैसे देखिए पैसे हमको लग रहा होगा ना कि यार अगर रिजर्व बैंक हमारा है तो हम यार इतना धुन पैसा छाप ले, पर ऐसा नहीं होता है। इससे जो जितनी भी वैल्यूज होती है फिर वो गिनने लगती है, मार्क जो है वो कोलैप्स कर जाता है। तो यहाँ मार्क कोलैप्स करके उल्टा और तंगी आ गई और हाइपर इन्फ्लेशन देखना पड़ा यहाँ पर जर्मनी को। अब कुछ ईयर्स है डिप्रेशन के, डिप्रेशंस के ईयर्स गए हैं, रिपब्लिक डिप्रेशन में है, हर तरफ मंदी है, हर तरफ काम नहीं है, सब कुछ खराब है, बिजनेस खराब है। उस टाइम का एरा, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश्ड इन 1929। 1929 से लेकर 1932 तक, 1929 से लेकर 1932 के बीच में यूएसए का जितना था वो इकोनॉमिक वो फेल डाउन हो गया भाई, फेल। जो यूएसए की क्रैश करेंसी थी वो डाउन हो गई। अब बात करते हैं जर्मनी पे क्या इफेक्ट पड़ा, क्योंकि ऑब्वियसली हम नाजिम्स पढ़ रहे हैं, हम एडोल्फ हिटलर का पढ़ रहे हैं, तो हम जो भी पढ़ेंगे जर्मनी के राउंड रिवॉल्व इधर इधर ही घूमते हुए पढ़ेंगे। देन इफेक्ट क्या पड़ा था जर्मनी के ऊपर, जर्मनी को शॉर्ट टर्म लोन्स लेने पड़े थे यूएस से। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो कम हो गया, वर्कर्स ने अपनी जॉब खो दी। जैसे मैंने स्टार्टिंग बोला, यूथ क्रिमिनल रास्ते पे चलने लग गए, क्योंकि सीधे रूप से पैसे आ नहीं रहे, तो वो क्या करेगा भाई, वो फिर चोरी चकारी या ऐसे क्रिमिनल क्राइम में ही जाएगा कि क्रिमिनल वर्क्स पे, वेपन के वर्क्स पे ऐसे जाए जिसमें क्रिमिनल वर्क है, जिससे पैसा इजीली आ जाए। स्मॉल बिजनेस वाले, स्मॉल एम्प्लॉयड वाले जो है उनका काम ठप हो गया। जो डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट थी वो बिल्कुल फेल डाउन हो रही है, पूरे खराब हो रही है, उसका सिस्टम सही से नहीं चल रहा। तो आई होप अभी तक आप समझे होंगे कि एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने पूरा पूरा वर्ल्ड वाइड कैसा खराब कर दिया, इकोनॉमिकली, साइकोलॉजिकली कितना नष्ट कर दिया, कितना बर्बाद कर दिया। इसी पर अभी तक हमने बात की। अब बात करते हैं उस व्यक्ति की जिस व्यक्ति के बारे में ही इस पूरे चैप्टर को बनाया गया है, डिजाइन किया गया है। देन एडोल्फ हिटलर, जिसकी पिक्चर आप देख रहे हैं, ठीक है। देन हिटलर का जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में 1889 में। वो कुछ इस तरह से एक्ट करता था कि भैया हम मैसेंजर है, मुझे बनाया गया है ताकि मैं आप सब लोगों तक अपनी बातें पहुंचा सकूं। तो उसने अपनी छवि इस तरीके से बनाई, कहता कि झूठ इतना ज्यादा अच्छा बोलो, इतना बढ़िया झूठ बोलो, इतनी बार बार झूठ बोलो कि वो सच लगने लगे। तो इसने एडोल्फ हिटलर ने भी वही अपनाया था, उसने इस तरीके से सब जगह गुमराह किया कि सबको लगा कि जो ये हिटलर बोल रहा है वो यार सच ही बोल रहा होगा। तो यहाँ पर उन्होंने फाइनली ज्वाइन की जर्मन की एक नेशनलिस्ट पार्टी, जिसको वर्कर्स पार्टी के नाम से बोला गया उसने। तो उसने नाम दे दिया गया था कि जर्मन वर्कर्स पार्टी, और उसने रिनेम दिया उसको नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। अब इसमें क्या है कि अगर आप मजदूरों से जुड़ोगे ना, आप वर्कर्स से जुड़ोगे तो आपको सपोर्ट ज्यादा मिलेगा। तो उन्होंने भी अपना सारी चीजें क्या बना दी, वर्कर्स पार्टी के रूप में बना दी कि भाई हम तो तुम्हारे साथ ही है, आप मत
सब समझते हैं तुम्हारी हालत हम, ठीक है, तभी सपोर्ट मिलेगा और फिर धीरे 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 पार्टी को बनाएगा। और इस पार्टी का नाम देखिए, वर्कर्स पार्टी था, अचानक से नाम क्या किया, नाजिस पार्टी। फाइनली पार्टी को चेंज कर दिया गया और वर्कर्स पार्टी को नाजी पार्टी कर दिया गया और यही नाजी से नाजिज्म निकल गया। तो देखा कितनी जल्दी उसने स्वीप कर दिया। असल बात है स्टार्टिंग से वर्कर्स से जुड़ जुड़ के करते हैं, उसके बाद फिर बाद में चीजें चेंज कर दी जाती है। 1932 में ये लार्जेस्ट पार्टी थी विद 37%। इन 1932 में सबसे लार्जेस्ट पार्टी बन गई थी ये 37% के वोट के साथ। इसके बावजूद भी कि इतना मास यहाँ पर इतना मास डिप्रेशन हो रहा है, उसके बावजूद भी इतना बहुत मास मूवमेंट किए, बार बार मूवमेंट किए हैं और उसने जरा भी फिक्र नहीं की कि डिप्रेशन में चल रहा है। और इसके बाद आगे पॉइंट्स आएंगे कि कैसे उसने फाइनली डिस्ट्रक्शंस हुआ है नाजिज्म का और सो ऑन और पार्टी और क्या क्या पॉइंट्स है इसके अंदर। अब देखिए इस वीडियो को अगर मैं एक लाइन में पूरा बनाऊंगा तो फाइनली या तो आप सो जाएंगे या तो बनाते बनाते मैं सो जाऊंगा, तो इसलिए इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पर खत्म। तो आई होप कि मैंने नाजिज्म को एक अच्छी तरीके से अच्छे वे से आपको थोड़ा समझा पाया होगा, वर्ल्ड हिस्ट्री को मैं आपको थोड़ी तरीके से क्लियर कर पा रहा हूँ। तो मुझे चाहिए बस आपका सपोर्ट कि आपको कोई भी चीज़ में डाउट आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए एंड प्लीज़ अपना काम ठीक से करें। मैं अपना काम ठीक से कर रहा हूँ, आप भी अपना काम ठीक से करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।